जी दोस्तों, मैं हूं दीन डोज के साथ इंतजार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर है, बल्कि हुकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है और अपोजिशन के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भिजवा दिया है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्यों मुस्ताफ़ी हुए हैं और कितना अरसा वो अपॉइंट रहे हैं, कौन कौन से मसाइल उन्हें दरपेश रहे हैं और क्या वो हुकूमत का मौक़िफ़ जुडिशरी में वाज़े तौर पर बयान कर सके हैं या नहीं कर सके। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वजह क्या बनी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े की। जी मोहम्मद अहमद, बताइएगा ज़रा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कुछ रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको पहले पस मंज़र बताता हूँ ये इस्तीफ़े का क्या हुआ। कुछ रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट करने से मना किया, और उन रिमार्क्स जो जजेस पर इल्ज़ामात थे उस पर जो है वो शदीद रद्दअमल आया जजेस का। और उस रद्दअमल के बाद जब आखिरी समाअत हुई जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के केस में, तो उसमें ऑर्डर में लिखवाया गया कि अटॉर्नी जनरल उन इल्ज़ामात के सबूत या तो अदालत में पेश करेंगे या माफ़ी मांगेंगे। अब इस ब्रीफ जो है वो राउंड अप के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल के रोज़ जो है वो प्रेस रिलीजेस जारी की। उन दोनों ने मुतालबा ये किया कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर इस्तीफ़ा दें। पाकिस्तान बार काउंसिल के सरबराह अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और वाइस चेयरमैन के थ्रू जो है ये प्रेस रिलीज जारी की गई। तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी इस्तीफ़े के अंदर ये रीज़न लिखा है कि जब अपने ही लोग इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दें, जब अपनी फ्रेटर्निटी ही आपसे इस्तीफ़ा मांगे तो फिर इस्तीफ़ा देना पड़ता है। उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान कराची बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और बतौर हाई कोर्ट के जज के भी उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और उन्होंने हमेशा जो है वो अदलिया की आज़ादी और तमाम इन चीज़ों पर जो है वो अपना जोर रखा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से लोग, मुझे दुख है कि मेरे पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा, लेकिन मुझे अगर उन्होंने मांगा है तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा। उन्होंने इस हवाले से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने ही साथ एक बयान जारी किया और हुकूमत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि हमने इस्तीफ़ा लिया है। ये एक बड़ी बात है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इस्तीफ़ा लिया है, जबकि वो तो इस्तीफ़ा खुद दे चुके हैं और सदर मुमलिकत को भिजवा चुके हैं। अगर हुकूमत ने इस्तीफ़ा लिया होता तो फिर पहले बात तो हुकूमत की तरफ से आती कि इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया, लेकिन ऐसी बात क्या इससे पहले आई थी वजारत कानून की तरफ से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ऐसी बात नहीं आई वजारत कानून की जानिब से। जैसे ही इस्तीफ़ा दिया उसके तकरीबन कुछ ही मिनट बाद जो है हमें वजारत कानून से ये वजाहत सामने आई कि पहले तो ये कि अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया उससे मुकम्मल तौर पर इजहार लाताल्लुकी किया हुकूमत ने, और बड़े ही क्लियर लफ्ज़ों में कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ने कहा वो उनके ज़ाती ख्यालात थे, उनके ज़ाती आरा थी, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। और साथ ही ये भी कहा कि जो इस्तीफ़ा अटॉर्नी जनरल ने दिया, ये इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया बल्कि हमने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा लिया है। हुकूमत ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट जारी किया अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे के बाद। तो इससे हम कह सकते हैं कि हुकूमत और अटॉर्नी जनरल में कोई क्लैशेज आ गए थे, खुसूसन वजारत कानून में या वजीर कानून में और अटॉर्नी जनरल में कोई क्लैशेज थे? अब इंतज़ार साहब, आपको मैं अगर अंदर की बात बताऊं तो जो हमारी कुछ गुफ्तगू हुई है पिछले दिनों कुछ इन हलकों में, तो अटॉर्नी जनरल की जो परफॉर्मेंस थी उससे मुतमईन नहीं थी हुकूमत। आपने देखा आर्मी चीफ के केस में उन्होंने केस को कुछ इस तरह की बातें कर दी कि जो करने वाली नहीं थी। वो यही एक तासुर है कि अदलिया ने ही जो है थोड़ी सी बर्दाश्त का मुजाहरा किया, नहीं तो हुकूमत का केस जो था वो को इतना मजबूत नहीं था इस हवाले से भी। तो उसके बाद अब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ और जो मुशर्रफ केस था उसमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुशर्रफ केस में तो मौका नहीं मिला बराह रास्त पेश होने का अनवर मंसूर को। लेकिन जो दीगर जहां जहां भी अनवर मंसूर को मौका मिला पेश होने का, तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि मौक़िफ़ जुडिशरी तक पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हुए, वो बहुत कामयाब नहीं थे। पहली ही पेशी में जो हुकूमत का जवाब था फ़ाइज़ ईसा केस में, इतना अहम केस है और हुकूमत ने एक सिटिंग जज पर इल्ज़ामात लगाए, उसी केस में उन्होंने ऐसी बातें कर दी कि जुडिशरी को उन्होंने सीख पा कर दिया उन बातों से। और जब दूसरी समाअत में हमने जब जजिस को देखा है तो वो किस कदर गुस्से में हमें नजर आए। गुस्सा जाहिर नहीं किया लेकिन एक माहौल जो टेंस माहौल होता है। और पहली दफ़ा मैंने अपने कैरियर में जितना मैंने जस्टिस उमरता बंदयाल को देखा है जो सरबराह हैं बेंच के, वो काफ़ी हम्बल और काफ़ी वो सॉफ्ट स्पोकन और बड़े वो जिसे हम कहते हैं फ्रेंडली से जज हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने जिस बरहमी का इजहार किया तो वो तमाम लोगों के लिए जो वहाँ बैठे थे उनके लिए हैरत का बायस था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने पहले ही पेशी में आके काजी फ़ाइज़ा साहब का केस भी हुकूमत के लिए ख़राब किया। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि 34वें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, तो इससे पहले क्या कोई नज़ीर है हमारी जुडिशरी की तारीख में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस तरह से मुस्ताफ़ी हो गया हो और हुकूमत ऐसे मरहले पे हो जहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए और वजारत कानून में और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में क्लैशेज आ जाएँ? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कितना अरसा रहे हैं अनवर मंसूर इस अहम तरीन ओहदे पे?
जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक अटॉर्नी जनरल तो मुझे याद है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जब अटॉर्नी जनरल थे तो हुकूमत ने किसी केस में कोई और वकील को मुकर्रर किया तो उन्होंने नवाज शरीफ दौर में ये कह के इस्तीफ़ा दिया कि मेरे ऊपर हुकूमत को एतमाद नहीं है तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये बरमला इजहार था इख्तलाफात का हुकूमत और अटॉर्नी जनरल के दरमियान। बहरहाल ये अब जो केस है ये आए थे अगस्त 2018 में और अभी तकरीबन 1.5 साल इन्होंने अटॉर्नी जनरल के फ़राइज़ अंजाम दिए। जब ये आए थे उसके तब से ही हमने इन्हें देखा है। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम कहें तो वो काफ़ी अब बातें होना शुरू हो गई थी इनके बारे में कि अनवर मंसूर जो है वो उस तरह से नहीं केस को लड़ते हैं या उस तरह से तैयारी नहीं करके आते हैं जिस तरह से तैयारी करना होती है। आपने ये देखा कि आर्मी चीफ के केस में वजीर कानून ने इस्तीफ़ा दे के वकालत की, तो ये भी एक अंदाज था अटॉर्नी जनरल पर इत्मीनान ना करने का। अटॉर्नी जनरल ने फिर पहली पेशी में आके इस तरह की बातें कर दी कि अदालत को अपनी साइड से हटा दिया। उसके बाद ये जो इख्तलाफात थे, इख्तलाफात शायद इतने संगीन ना होते लेकिन कल का जो रद्द-ए-अमल आया और क्योंकि हुकूमत के लिए ये जो केस है काजी फाइजा का केस ये बहुत ही अहम तरीन केस है क्योंकि हुकूमत का बहुत कुछ इस केस में स्टेक पर है। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है काजी फाइजा का केस जो इस वक्त पहुंच चुका है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, काजी फाइजा केस तो बहुत ही अहम तरीन मोड़ पर अब आ चुका है क्योंकि जो काजी फाइजा केस में जो इल्ज़ामात हुकूमत ने लगाए हैं और जिस तरह से हुकूमत ने इस केस को बिल्ड किया है और अब जब हुकूमत की बारी आई है जवाब देने की तो उस पहली ही दफ़ा में जो है हुकूमत से ऐसी गलती सरजद हो गई हुकूमती नुमाइंदे से कि जजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और वो इस तरह से मतलब ये तासुर गया कि जजेस की सर्वेलेंस जो है वो हर वक्त की जा रही है। तो ये अब अगली जो पेशी है वो क्या 24 को है, 24 फरवरी को ये सोमवार को पेशी आ रही है। लेकिन ये क्या आगे जा सकती है अभी मौजूदा सूरत हाल में? जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें नया वकील जो है वो जब मुकर्रर किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो भी नए मुकर्रर किए जाएंगे तो वो अदालत के सामने पेश होंगे और वो इस सब सूरत हाल से आगाह करेंगे अदालत को कि इस्तीफ़ा आ गया और अपना वकालतनामा जो है वो अदालत में देंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस हवाले से कोई डेड लॉक नहीं आएगा, इसमें वकील जो है वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि बहुत ही तवील समात है जैसे काजी फाइजा केस की। और लेकिन ये सदारती रेफरेंस जो है क्या ये मजीद कमज़ोर नहीं हो जाएगा इस मौक़िफ़ के बाद या सूरत हाल के बाद? अगर सदारती रेफरेंस की बात की जाए, अगर मैं इनके केस लड़ने के हवाले से बात करूं तो इन्होंने जो है ना केस को कमज़ोर कर दिया जो हमें नज़र आ रहा है। अगर हम एज अ स्पेक्टेटर मैं बात करूं तो केस को कमज़ोर किया आता है क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई ऐसा रिमार्क नहीं पास करते हैं जिससे जो सामने बैठे जज हैं उनको ही आप अपनी साइड से हटा दें या इस तरह का तासुर नहीं देते हैं कि हुकूमत जो है खुदा न खासा जो जजेस की जो वो सर्वेलेंस कर रही है हर वक्त। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जजेस की सर्वेलेंस नहीं की जाएगी, इस तरह का कोई भी आप रिमार्क्स नहीं देते हैं। तो इन्होंने इस तरह की कुछ बातें अदालत में कर दी जिसकी वजह से अदालत ने बरहमी का इजहार किया और बड़ा कैटेगोरिकली जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपने एक इतने अहम रिमार्क्स दिए उसके बाद आप इतनी खूबसूरती से अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप तैयारी भी नहीं करके आते हैं, इस तरह नहीं चलेगा, आप तैयारी करके आया करें। अच्छा बस अब आखिरी आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये बताइएगा कि अब अगला अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन हो सकता है, कौन मुतवक्के है आपके ख्याल में? जहाँ तक मेरा ख्याल है जो हमने कुछ सुना था, क्योंकि ये इस बात को तस्लीम करना होगा कि ये गैर मुतवक्के था, इस्तीफ़ा कार्ड्स ये टेबल पे नहीं था कि इस्तीफ़ा आ जाएगा। ये 1-2 दिन की डेवलपमेंट्स के बाद इस्तीफ़ा है, ये 2-3 दिन की डेवलपमेंट से बहुत पहले से नहीं चल रहा था। तो जो नाम हमें पता चला अली ज़फ़र एडवोकेट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अटॉर्नी जनरल के लिए। बाबर अवान भी मौजूद हैं लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस ओहदे के लिए जो है वो रजामंद नहीं होंगे अटॉर्नी जनरल पे आने के लिए। लेकिन हुकूमत का फैसला है, जो मेरा ख्याल है जो हमने सुना है वो ये कि अली ज़फ़र को मुमकिन तौर पर अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। लेकिन ये हुकूमत जो है इन्होंने बड़े ही गैर मुतवक्के फैसले भी किए हैं तो यकीन के साथ कहना जो है वो बहरहाल मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किसको लगाया जाता है। अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा क्या वज़ारत कानून उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद करेगी, क्या PTI हुकूमत उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद करेगी या फिर मुस्तक़बिल करीब में एक और अटॉर्नी जनरल तब्दील हो जाएगा।